आज की दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए कभी कभी इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज की जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है उसकी जड़ें एक ही साल में छुपी हैं। वो साल था 1971। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे उस एक साल ने हमारी आज की दुनिया की कहानी लिखी। हेनरी किसिंजर जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा नाम है और उनका ये कहना कि हम एक नए कोल्ड वॉर की कगार पर हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं रह गई है, ये वो हकीकत है जो पूरी दुनिया पर अपना असर डाल रही है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। जरा इस पर एक नजर डालिए। 1971 में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था सोवियत संघ। आज है चीन। तब एशिया में उसका सबसे भरोसेमंद साथी था पाकिस्तान। और आज उसके साथियों में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। मतलब पूरी की पूरी शतरंज की बिसात ही पलट गई है। जो कल दोस्त थे वो आज दुश्मन है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। तो फिर सवाल वही है, दुनिया वहां से यहां तक पहुंची कैसे। इसका जवाब एक नहीं बल्कि दो सीक्रेट मिशनों में छिपा है। दो ऐसे मिशन जो 1971 में हुए और एक दूसरे से टकराए, और उन्होंने अनजाने में ही आज की दुनिया की नींव रख दी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। किसिंजर का वो गुप्त मिशन जिसने एक तरह का डिप्लोमेटिक भूकंप ला दिया था। पहले उस वक्त की दुनिया को समझना जरूरी है। 1971 कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका एक तरफ, सोवियत संघ दूसरी तरफ। लेकिन एक और मजेदार बात थी, दुनिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश चीन और सोवियत संघ आपस में कट्टर दुश्मन थे। 1969 में तो उनके बीच बॉर्डर पर लड़ाई भी हो चुकी थी। माओ के लिए अब सोवियत संघ ही सबसे बड़ा खतरा था और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को इसी दरार में एक बहुत बड़ा मौका दिखा। मौका एक कम्युनिस्ट को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने का। ये एक बहुत ही बड़ा और रिस्की दांव था। इसे इतना गुप्त रखा गया कि आप सोच भी नहीं सकते। सालों तक पाकिस्तान के जरिए सीक्रेट मैसेज भेजे जाते रहे और फिर आखिरकार जुलाई 1971 में निक्सन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान दौरे पर बीमार पड़ गए और बीमार होने का बहाना बनाकर वो रातों रात दुनिया की नजरों से छिपकर बीजिंग पहुंच गए, एक सीक्रेट फ्लाइट से। आप निक्सन के इस कोट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन कितना नाजुक था। जरा सी भी खबर लीक होती तो ये ऐतिहासिक मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई दोस्ती की पहल नहीं थी। ये था प्योर जियोपॉलिटिक्स, एक ठंडा कैलकुलेटेड मूव। मकसद एक ही था, सोवियत संघ के खिलाफ चीन को एक वजनदार मोहरे की तरह इस्तेमाल करना। अब जिस वक्त ये सब सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही थी, ठीक उसी वक्त 1971 में ही दुनिया के दूसरे कोने में एक और बड़ा संकट खड़ा हो रहा था और इसके नतीजे भी उतने ही दूर तक जाने वाले थे। ये संकट था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में एक भयानक राजनीतिक संकट पैदा हुआ। पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी, जिसकी वजह से करीब 1 करोड़ लोग, जी हां 1 करोड़ रेफ्यूजी भागकर भारत आ गए। भारत पर जबरदस्त मानवीय और आर्थिक दबाव था और एक डर भी था। डर ये कि पाकिस्तान का दोस्त चीन इस मामले में दखल दे सकता है। इसी डर की वजह से भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। और यहीं पर हमारी दोनों कहानियां आकर मिलती हैं। अमेरिका जो पाकिस्तान का पुराना दोस्त था और अब चीन का नया, उसने क्या किया? उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना सबसे ताकतवर नेवल फ्लीट टास्क फोर्स 74 बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। यह कोई मामूली जहाजी बेड़ा नहीं था। इसकी अगुवाई कर रहा था न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज। ये पाकिस्तान के लिए खुला समर्थन था और भारत के लिए एक सीधी सीधी धमकी। भारत ने इसे गनबोट डिप्लोमेसी का एक बहुत ही हॉस्टाइल एक्ट माना। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अमेरिका के इस मूव का जवाब सोवियत संघ ने तुरंत दिया। अपनी नई दोस्ती निभाते हुए मॉस्को ने भी न्यूक्लियर सबमरीन के साथ अपना जंगी बेड़ा अमेरिकी फ्लीट के पीछे लगा दिया। देखते ही देखते हिंद महासागर दो सुपर पावर्स के बीच एक खतरनाक टकराव का मैदान बन गया। और इसी एक घटना ने भारत और सोवियत संघ के रिश्ते को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। एक ऐसी मिलिट्री पार्टनरशिप बनी जो दशकों तक चली। ये चार्ट साफ दिखाता है कि कैसे सालों साल भारत के 60% से ज्यादा हथियार रूस से ही आए। इस रिश्ते की नींव 1971 के उसी संकट में रखी गई थी। तो देखिए हुआ क्या, अमेरिका ने चीन के साथ जो बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला, उसका एक अनपेक्षित अनइंटेंडेड नतीजा भारत में देखने को मिला। इसे ब्लो बैक का एक क्लासिक केस कह सकते हैं। ब्लो बैक का मतलब होता है जब आपकी किसी सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी का उल्टा असर सालों बाद आप पर ही पड़ जाए। और 1971 के फैसलों के लंबे असर को समझने के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो ये ग्रेट ब्लो बैक हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, अमेरिका ने सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए चीन से हाथ मिलाया। दूसरा, चीन को ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया, जिससे उसकी तरक्की रॉकेट की रफ्तार से हुई। और तीसरा, दशकों बाद वही चीन अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा हो गया। एक शॉर्ट टर्म जीत के लिए बोए गए बीज ने एक लॉन्ग टर्म चैलेंजर पैदा कर दिया। और बस
यहीं से हम घूमकर वापस आज की दुनिया में आ जाते हैं, आज की इस जटिल जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर, जहां 1971 की गूंज आज भी साफ सुनाई देती है। ये टेबल आज की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, चीन और रूस नो लिमिट्स पार्टनर, और इन सब के बीच में है भारत। भारत की पोजीशन देखिए कितनी यूनिक है। वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड में, लेकिन साथ ही रूस के साथ उसका टाइम टेस्टेड डिफेंस रिश्ता भी है। और ये रिश्ता ये सीधे सीधे 1971 की देन है। और यही है भारत की आज की फॉरेन पॉलिसी, जिसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। मतलब अब किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनना है। 1971 के अनुभव ने सिखाया कि किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो अब भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस सबके साथ अपनी जरूरत के हिसाब से पार्टनरशिप करता है, ताकि उसकी अपनी आजादी बनी रहे। ये चार्ट देखिए, ये मल्टी अलाइनमेंट का जीता जागता सबूत है। 2018 से 2022 के बीच रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, लेकिन अब फ्रांस दूसरे नंबर पर है और अमेरिका भी इस लिस्ट में मजबूती से शामिल है। ये दिखाता है कि भारत अब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रख रहा है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि 1971 की घटनाओं ने आज की दुनिया की दो सबसे बड़ी सच्चाइयों को जन्म दिया। एक तरफ इसने भारत रूस की पक्की दोस्ती की नींव रखी, और दूसरी तरफ इसने 21वीं सदी की सबसे बड़ी राइवलरी यानी अमेरिका चीन की दुश्मनी के बीज बो दिए। तो आखिरी सवाल यह है कि क्या पुराने कोल्ड वॉर में बने रिश्ते ही इस नए कोल्ड वॉर के झगड़ों की वजह बनेंगे? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।